वेलकम दोस्तों, हम आ चुके हैं चैप्टर 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो कहता है क्या कहता है, थ्योरी ऑफ सप्लाई या कहें सप्लाई। तो इसके पहले के चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड होने ज्यादा जरूरी हैं इसके पहले, तो उनको अगर आपने नहीं किया तो जरूर करिए, मेरे चैनल्स पे अपलोडेड है। डिमांड चैप्टर से रिलेटेड है ये। डिमांड हम जैसे पढ़ते थे वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से रहता था, और ये चैप्टर है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं कि लिखा है सप्लाई रिफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटी एक किसी कमोडिटी की, दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल, अलग अलग क्वांटिटियां जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहेगा अलग अलग प्राइजेस पे। अलग अलग प्राइजेस मतलब डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे। किसी भी कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी जो सेल करेगा वो अलग अलग प्राइजेस पे, उन सबको मिला के क्या कहेंगे हम, सप्लाई। कि 10 रुपए प्राइस पे वो कुछ और सेल करेगा, जैसे यहां पर दिया है ना कि 5 रुपए प्राइस पे वो ये 0 क्वांटिटी सेल करेगा। 10 रुपए अगर प्राइस हो जाएगी तो 10 क्वांटिटी, 15 रुपए प्राइस हो जाएगी तो 20 क्वांटिटी सेल करेगा। यही है, इन सबको मिलाकर के क्या कहेंगे कि ये सब पूरा सप्लाई है। ये किसी इंडिविजुअल फर्म की है, एक फर्म हमने केवल यहां पर ली है, तो उस इंडिविजुअल फर्म की क्या हो गई, ये सप्लाई हो गई। यही डेफिनेशन में लिखा है, इट रिफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटी किसी कमोडिटी की जो एक प्रोड्यूसर सेल करने को तैयार है, विलिंग टू सेल है अलग अलग प्राइजेस पे, उसी को क्या कहेंगे, सप्लाई कहेंगे। सप्लाई के बाद स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक को कई लोग सेम मान लेते हैं, जो कि नहीं मानना चाहिए। सप्लाई स्टॉक में डिफरेंस है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। कौन सी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी जो अवेलेबल है किसके पास, अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के घर में, गोडाउन में क्वांटिटी पड़ी हुई है, वो क्या कहलाएगी, स्टॉक। तो सर वही तो सप्लाई है, वही तो वो बेचना भी चाह रहा होगा। नहीं, जरूरी नहीं जितना स्टॉक उसके पास वो सब बेचना चाहे। स्टॉक का कुछ पार्ट सप्लाई होता है। क्या कहा मैंने, स्टॉक का कुछ पार्ट सप्लाई होता है। क्या पूरा पार्ट भी हो सकता है, हाँ, पर क्या सप्लाई स्टॉक से ज्यादा हो सकती, नहीं। अरे जितना आपके पास है नहीं, उससे ज्यादा कैसे सप्लाई कर पाओगे। तो ये वही चीज है कि स्टॉक मतलब जो पूरी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी आपके पास जो रखी हुई है, जिसको आप या तो प्रेजेंट में सेल करो या फ्यूचर में सेल करो। फॉर प्रेजेंट या फ्यूचर की सेल करने के लिए कुछ प्रेजेंट में कर रहे हो और कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रख लोगे, ठीक है। अच्छा सर, पूरा आज क्यों सप्लाई नहीं करना चाह रहे स्टॉक में से। प्रोड्यूसर को ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि फ्यूचर में हो सकता है प्राइसेस बढ़े, तो तब सेल करने में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो इस आशा से वो रोका रहता है। और अगर मान लीजिए आज की आज इतनी ज्यादा प्राइस अगर बढ़ जाए ना कि लग रहा है कि आज के बाद अब प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन में लग रहा है कि आज प्राइस मैक्सिमम पॉइंट पे, तो उस केस में वो पूरी की पूरी सप्लाई कर देगा। तब वहां पर स्टॉक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सप्लाई। तो प्रोड्यूसर जरूरी नहीं, अब मान लीजिए प्राइस 1 रुपए या 0 रुपए हो गई किसी चीज की, तो सप्लाई नहीं करेगा भाई, रखा रहेगा स्टॉक अपने पास। लॉस क्यों बियर करे, क्यों, किसी डॉक्टर ने थोड़ी बोला है कि जाके भाई सप्लाई करना जरूरी है। तो फायदे के लिए बैठा है प्रोड्यूसर, तो क्या कमाने के लिए बैठा है, प्रॉफिट। कंज्यूमर को क्या करना है, अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना है, प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो उसके हिसाब से वो सप्लाई करता है, ठीक है। तो कोई लोग ये पूछेंगे भाई कि सर ऐसा बताओ कि वो पूरी सप्लाई तभी क्यों नहीं करता जब मैक्सिमम पे हो। भैया तब तक रुका रहना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। आज वो अपना घर कैसे चलाएगा, आज अपने खर्चे जो है बिजनेस के कैसे चलाएगा, इसलिए कुछ क्वांटिटी तो आज की आज एक कुछ लगभग प्राइस पे भी सेल कर देता है, एवरेज प्राइस पे भी, कि ठीक है चलो कल को देखेंगे जो होगा, कल को ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे बचे हुए स्टॉक में से, पर आज उसको कुछ खर्चे निकालने, इसलिए कुछ एवरेज प्राइस पे वो क्या करता है, कुछ क्वांटिटी सेल करने को तैयार रहता है। आई बात समझ में। तो जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा वो स्टॉक में से अपनी सप्लाई करने के लिए तैयार रहेगा। प्राइस जितनी बढ़ाते जाओगे सप्लाई उतनी बढ़ाता जाएगा प्रोड्यूसर, और बढ़ाओगे ना आप तो लॉन्ग रन में तो और प्रोडक्शन बढ़ा देगा, अपनी इंडस्ट्री बढ़ा देगा। अगर उसको समझ में आ रहा है कि प्राइस बढ़ती जा रही है। प्राइस का बढ़ना क्या दर्शाता है, सीधे सीधे भाई कॉस्ट तो उतनी रही होगी, कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है बस प्रोडक्ट की, मतलब कि कॉस्ट और प्राइस के बीच का डिफरेंस अर्थात प्रॉफिट वो बढ़ रहा है। तो इस केस में प्रॉफिट ही तो बढ़ाना चाहता है प्रोड्यूसर। तो ये देखिए स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस, पहला हमने देखिए एग्जाम में आएगा डिफरेंस लिखने को तो पहले सप्लाई की डेफिनेशन लिख देना पहले वाले में पॉइंट में, फिर स्टॉक वाले में स्टॉक की लिख देना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डेफिनेशन लिख दो दोनों की। उसके बाद लिखना सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है और स्टॉक क्या है, ये फ्लो कंसेप्ट नहीं है। इसको कैसे समझोगे, एक पानी की टंकी है, उसमें पानी भरा हुआ है, एक नल लगी हुई है, ठीक है। अब उस नल से कुछ पानी हम निकालते हैं, तो क्या नल से जो पानी निकालते हैं वो पानी की टंकी से ज्यादा हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता। तो नल जो है ना, नल से जो पानी निकल रही है क्या है, सप्लाई।
क्या है ये? सप्लाई मतलब पानी फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। कम ज्यादा होता रहेगा फ्लो, हम हो सकता है फ्लो को बंद भी कर दे, ठीक है। पर सप्लाई कभी इस स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती। जो पानी टंकी में भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। पर इसी पे निर्भर करेगा स्टॉक, सप्लाई ज्यादा है, कम है, जीरो है, इस पे ही क्या निर्भर करेगा कि हमारा स्टॉक कितना है। तो स्टॉक कोई फ्लो कंसेप्ट नहीं। स्टॉक को क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं। जैसे बैलेंस शीट होती है ना, अकाउंट्स में हम पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, बैलेंस शीट बनती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है कि 31 मार्च को एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या स्थिति है, साल भर में क्या एसेट बढ़े घटे वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। वैसे ही स्टॉक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, आज कितना पानी है टंकी में, बस ये देखेंगे हम। पर सप्लाई क्या है, हम ये देखेंगे कि पिछले 7 दिनों में, पिछले 10 दिनों में, या पिछले एक दिन में कितना पानी आया है, उस पूरे को रिकॉर्ड किया जाएगा, एक एक पूरे पानी को, वो सप्लाई है। ये एक फ्लो कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल लेके बताऊं फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट का, तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है अभी आपका, मान लीजिए आपके घर वालों का किसी का बैंक में अकाउंट है, आज अगर आप बैंक में लेके जाते हो पासबुक को, बोलते हो बताओ भाई मेरे बैंक में कितना पैसा है, उन्होंने कहा 50,000 रुपए, तो 50,000 क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। पर जितने आपने पैसे निकाले हैं या उसमें जमा कराए, ये सब क्या हुआ है? फ्लो हुआ है। पर उस फ्लो पे ही क्या डिपेंड करता है? स्टॉक। वो 50,000 हुए किस वजह से हैं? या तो पहले 1,00,000 रहे होंगे तो आपने जो विड्रॉ कर लिया, उसके बाद 50,000 बचे होंगे, या पहले 10,000 रहे होंगे तो 40,000 आपने जमा करा दिए होंगे। तो ये जो फ्लो हो रहा है उसी पे क्या डिपेंड कर रहा है? हमारा स्टॉक। इसी प्रकार से जो सप्लाई है ना, अगर ज्यादा हो रही है मतलब हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो रही है मतलब हमारा स्टॉक बढ़ा हुआ ही रहेगा। आई बात समझ में? फ्लो जो चीज चलती रहती है, जिसको पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं कि 7 दिन में कितनी सप्लाई हुई, हम ये कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कहते कि अभी 12:01 पर कितनी सप्लाई हुई, ये नहीं कहते। ये कहते हैं ना पिछले 7 दिनों में, पिछले 1 महीने में कितनी सप्लाई की। इस प्रकार से सप्लाई को नापा जाता है। स्टॉक क्या है? अभी अभी के कितना सामान पड़ा है अपने गोडाउन में, ये स्टॉक का कंसेप्ट होता है। अभी के अभी नापा जाता है। पर हम ये नहीं कहते अभी सप्लाई कितनी की, हमें 7 दिन 10 दिन ऐसे पीरियड ऑफ टाइम लिया जाता है सप्लाई के लिए। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है जिसको पीरियड ऑफ टाइम में नापा जाता है, पीरियड ऑफ टाइम में। और स्टॉक तो फ्लो कंसेप्ट नहीं है, इसको स्टॉक कंसेप्ट ही कहा जाता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सप्लाई जो है ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई किससे रिलेटेड होती है? हमेशा प्राइस से। ये तो हमने देखा ही ना, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे वेरियस क्वांटिटीज हैं, अलग अलग क्वांटिटी सेल करेगा वो, तो प्राइस पर निर्भर करती है सप्लाई। इस पर डिस्कशन किया हमने खूब सारा। पर यहां लिखा स्टॉक प्राइस पर निर्भर नहीं करता, एक्सपेक्टेड डिमांड पर करता है। मार्केट में हमें लग रहा है आगे होने वाली बहुत डिमांड, हम बहुत सारे स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे। मार्केट में आगे डिमांड बढ़ने वाली, इसलिए प्राइस से यहां कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक तो हम अपने दुकान में रखे रहते हैं, उससे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है कि प्राइस बढ़ गई तो हम स्टॉक बढ़ा देंगे या घट गई तो हम स्टॉक बढ़ा देंगे। इससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता। स्टॉक प्राइस के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। फिर देखिए कंसेप्ट सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड। ये सेम है, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड जो होता था ना, वैसे ही है यहाँ पर। तो सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड में देखो, सप्लाई तो हमने समझ लिया कि अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी आप सप्लाई करने को तैयार हो, रेडी टू सेल हो, वही सप्लाई कहलाएगी, ठीक है। और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो एक स्पेसिफिक प्राइस पर रेडी टू सेल है। आई बात समझ में? ये एक छोटा कंसेप्ट है कहूं तो मैं, जैसे यहां पर 10 रुपए की प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाइड है? 10 यूनिट्स। तो ये एक पॉइंट पर, एक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी या इस क्वांटिटी पर किस प्राइस, ये 10 क्वांटिटी कितनी प्राइस पर सप्लाई की जा रही है, ये 20 क्वांटिटी कितनी प्राइस पर सप्लाई की जा रही है। जब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहा हूं और उसकी रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक प्राइस की बात कर रहा हूं उसके साथ, तो वो क्या कहलाया जाएगा? क्वांटिटी सप्लाइड। पूरे को मिला करके बात करूं कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्या क्वांटिटी सप्लाइड है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो सप्लाई हो जाएगी, ब्रॉड टर्म में अगर बात करें तो ये जो हमने देखा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन है जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में बता रही है कि अलग अलग प्राइस पर क्या अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड होगी। और इसमें देखने को ये मिल रहा है, दिलचस्प बात ये है कि जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते जा रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती जा रही है। जैसे प्राइस को और बढ़ाओगे और बढ़ती जा रही है, 20 रुपए प्राइस पर और बढ़ती जा रही है। मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे इसके बाद, इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। पर इसके पहले एक छोटी सी बात और समझा दूं कि भाई इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है ना, तो इसमें एक फर्म को हम लेके चलते हैं। अगर ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता तो क्या करते हैं हम, ये फर्म ए मान लेते इसको, फिर फर्म बी मान लेते दूसरे को, फिर इन दोनों को जोड़ करके एक मार्केट का बना देते। तो सर क्या मार्केट में दो ही फर्म होती? नहीं नहीं बेटे, दो नहीं होती, अथाह हो सकती हैं, जितनी होंगी सबको जोड़ करके बनाओगे। अभी यहाँ पे बुक्स में एग्जाम्पल इजी करने के लिए दो फर्म ली जाती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बताना आपको ये चाह रहे हैं कि सारी फर्म्स का मार्केट में जो अवेलेबल है उनका जोड़ दोगे ना, सबकी क्वांटिटी सप्लाइड एक रिस्पेक्टिव प्राइस पर, भाई 5 रुपए में इसकी 0 है, इसकी 1 है, तो मार्केट में हो गई 1 टोटल। 10 रुपए में इसकी 10 है, इसकी 20 है, टोटल 30 हो गई मार्केट में, ठीक है। तो ये जो है मार्केट की कैसे निकल के आ रही है, सारी फर्म की आपने जोड़ी है। तो इसको जब कहते हैं ना, जब सारे मार्केट की फर्म्स को ले लिया जाता है तो क्या कहते हैं इसको, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। आई बात समझ में। तो इंडिविजुअल में एक फर्म या एक प्रोड्यूसर केवल होता है, और मार्केट में एक से अधिक। जनरली हम बुक्स में 2 लेके चलते हैं, पर ऐसा आप नहीं कहोगे, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? वही चीज, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, या कहूं डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। डिमांड में कैसा होता था? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता था, यहां कैसा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। आइए पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसी का मतलब होता है सेट्रस पेरिबस। हम इकोनॉमिक्स में, मैंने कहा था हर जगह इसको लिख देना, किसी भी चीज का लॉ हो उसमें हम बाकी चीजों को कांस्टेंट मान के ही चलते हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस बढ़ने पर किसी भी कमोडिटी की, उसकी खुद की प्राइस बढ़ने पर, इंक्रीज इन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब सीधा सा फंडा, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटी तो सप्लाई घटेगी। हालांकि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बोलना चाहिए, जनरली लोग सप्लाई सप्लाई वर्ड यूज करते हैं, ज्यादा उचित वर्ड क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड। पर जनरल पैरेलांस में आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई गलत इतना भी नहीं है। पर एकदम अगर सही की बात करें तो क्या होना चाहिए? क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इस लॉ का कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं। जब हम ये लॉ को पढ़ते हैं, एजम्पशंस मतलब हम कुछ मान्यताएं मान लेंगे कि भाई बाकी चीजें कांस्टेंट रही होंगी। जैसे कि यही चीज लिखी ना, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, ये सब एजम्पशंस में क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखी। देखिए हम ये मान के चलते हैं, नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स मतलब जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं, जो इनपुट्स हैं जिन पे हम खर्चा लगाते हैं, तो उनकी प्राइस कांस्टेंट मानी है। अर्थात हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? कांस्टेंट। मतलब हमारे जो बनाने की लागत है ना, उसमें ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। मतलब हमारा प्रॉफिट अफेक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम सप्लाई अफेक्ट करें। सप्लाई में जो भी यहां पर हम चेंज देखने को मिल रहा है ना, वो केवल और केवल उसकी प्राइस की वजह से। यहाँ फैक्टर्स की कॉस्ट बढ़ी घटी नहीं है जिससे आपका प्रॉफिट अफेक्ट हुआ हो, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं। दूसरा क्या बताना चाह रहे हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया। ना ही टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ना ही टेक्निक खराब हुई है पहले से कि हम प्रॉफिट कम कमा पा रहे हैं। यहाँ पे टेक्निक सेम है, फर्म का जो गोल है वो भी सेम है पहले के जैसा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे आप टी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, तो कॉफी की भी प्राइस हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, उससे भी सप्लाई अफेक्ट होती है नहीं तो। फिर लिखा प्राइस ऑफ कमोडिटी नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमको लग रहा है फ्यूचर में अगर वो चेंज होने वाली है प्राइस, उसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट हो सकती है, तो उसको भी हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। फिर लिखा गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी यहां पर लिखा है, उसमें और भी आगे चलें तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो हजारों प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू प्राइस एंड प्रोडक्शन। गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी वाली? जो प्रोडक्ट की प्राइस या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रही हो, तो उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, किसी भी चीज में चेंज नहीं आया। ना ही फैक्टर्स में चेंज आया, ना ही प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंज आया, ना ही फर्म के गोल में चेंज आया, ना ही रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज हुई, ना ही ओन गुड्स की प्राइस नियर फ्यूचर में कोई चेंज दिख रहा है। उसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंज हम नहीं मान के चल रहे हैं। मतलब कि इन सारी चीजों से सप्लाई अफेक्ट होती है, होती है।
पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई केवल किसके और किसके बीच में रिलेशन बताता है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। और अगर हम इनको कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो क्या पता हम सोचें इसकी वजह से प्राइस अफेक्ट, इसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट हुई हो, इसकी वजह से हुई हो, तो इनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि हमारी स्टडी इजी हो जाए और हम ये समझें कि जो भी चेंज इसमें आ रहा है वो केवल और केवल किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। पर असल जीवन में केवल प्राइस सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट नहीं करती है, बाकी सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। इनको चीजों को हम और आगे पढ़ेंगे कि कब सप्लाई कर्व में चेंज आता है, प्राइस के अलावा किन चीजों से आता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही देखते हैं। फिर देखिए एक्सेप्शंस टू द लॉ, कि कौन कौन से गुड्स में या कौन कौन सी सिचुएशंस में लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। मतलब प्राइस तो बढ़ रही होगी पर क्वांटिटी सप्लाइड उसके रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ेगी, कब ऐसा होगा। तो आइए देखते हैं। पहला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, अब क्या हुआ, सूखा पड़ गया या कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कुछ हो गया, तो उससे प्रोडक्शन तो काफी नीचे हो जाएगा, आप बढ़ा नहीं सकते। जहां नेचर काम कर रहा है प्रोडक्शन में, जहां नेचर की हेल्प ली जा रही है, जहां मैन का कोई कंट्रोल नहीं है, वहां वो प्रोडक्शन बढ़ा और घटा नहीं सकता। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में हम नहीं बढ़ा घटा सकते। फिर सोशल डिस्टिंक्शन के जो मटेरियल्स हैं, जैसे जो हीरा मोती कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उनकी सप्लाई हम बहुत ज़्यादा बढ़ा घटा नहीं सकते क्योंकि वो है ही बहुत कम, और उनकी वैल्यू भी इसीलिए है क्योंकि यूनिक है, कम मिलते हैं, समाज में एक अलग पना दिखाते हैं वो। तो ये यूनिक गुड्स है ना, सोशल डिस्टिंक्शन के जो अलग करके दिखाते हैं, उनके भी केस में हम उनकी सप्लाई को एकदम से बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। फिर है पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में हम देखते हैं, जैसे कोई टमाटर बेचने वाला मान लीजिए बैठा हुआ है सब्जी मंडी में, और आज के आज उसके टमाटर सारे खराब हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, सारी अपनी स्टॉक में से सप्लाई कर देगा, सारे के सारे टमाटर सप्लाई में लगा दिए, भले ही प्राइस और कम भी कर देगा। वो पहले 10 रुपए किलो में बेच रहा होगा तो अब 4 रुपए किलो में बेचेगा और सारे की सारी सप्लाई में लगा देगा। मतलब सप्लाई बढ़ा दी उसने रिड्यूस्ड प्राइस पर। इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है, प्राइस घट रही है और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। इनवर्स रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कल तो ये प्रोडक्ट बिकना ही नहीं है। पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं। पेरिशेबल नेचर मतलब ये होता है कि जो चीज जल्दी खराब हो जाए उसको पेरिशेबल कहा जाता है। तो आई बात समझ में, 3 जगह पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सोशल डिस्टिंक्शन, बोलो मेरे साथ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सोशल डिस्टिंक्शन, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोल रहा हूं, सोशल डिस्टिंक्शन, अलग, सामाजिक रूप से सबसे अलग हटके जो प्रोडक्ट हो, सोशल डिस्टिंक्शन। और थर्ड क्या बोला, बताओ क्या बोला, थर्ड बोला पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई का यहाँ पे ये देखिए शेड्यूल टाइप का मैंने बनाया हुआ है कि प्राइस 10 थी तो 100 यूनिट्स प्राइस बढ़ी तो यूनिट्स भी, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो जब 10 रुपए प्राइस थी तो क्वांटिटी सप्लाइड ये थी, ये वाला पॉइंट आ गया एक, 10 पे 100। और जब प्राइस 20 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई, यहाँ पर 200 हो गई। तो एक तो 10 पे 100 और 20 पे 200, तो यहां से पॉइंट 0 रुपए में कोई सप्लाई नहीं करते हम जनरली, तो यहां से पॉइंट जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी इधर से ये। ठीक है, तो ये इससे क्या समझ में आया कि सप्लाई कर्व हमारा कैसा बनता है, सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड होता है, ऊपर की ओर जा रहा होता है। और जनरली हम तो यहां से बनाते हैं इसको, बुक्स वगैरह में आप देखोगे 0 से भी शुरू नहीं करते, यहां से ऊपर से शुरू करते हैं। सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है हमेशा। अपवर्ड चीज क्या दर्शा रही है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है, कि दोनों बढ़ते हैं तो दोनों बढ़ते हैं और दोनों घटते हैं तो फिर दोनों ही घटते हैं। यही वाली बात इन वाइस वर्सा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ केवल बढ़ने की बात कह रहा है, घटने के केस में भी दोनों चीजें लगती है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई देखा हमने। अब इसके बाद हम आते हैं आगे। तो आगे की जो 2 चीजें हैं यही सप्लाई कर्व के अंदर हमको देखना है, मूवमेंट और शिफ्ट। इसके लिए आप जो है डिटेल्ड, मेरा वो वाली जो क्लास है मूवमेंट और शिफ्ट किस में पढ़ा हमने, डिमांड कर्व में जो पढ़ा है वही कंसेप्ट, 90% वही कंसेप्ट है कि मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है। थोड़ा बहुत आप अगर नहीं वहां पर देखे हो तो वहां पर देख के वापस रिवाइज करिए, पूरी चीजें मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मेन चीजें हैं जो अलग चीजें हैं बस वही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट और शिफ्ट 2 चीजें क्या होती हैं, या मैं ये कहूं कि चेंज इन सप्लाई
या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिफरेंस है। तो पहले चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को पढ़ते हैं। तो जैसा सेम हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड केवल एक वजह से होता है, वैसे ही चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड केवल एक वजह से होता है। और वो वजह क्या है आपको पता है, क्या है? अच्छा, प्राइस है। हाँ सही बताया, क्या है? प्राइस है। एक ही रीजन, वो भी क्या? प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के केस में मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि सेम सप्लाई कर पे होगा, सेम सप्लाई कर पे होगा, ठीक है। और दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक अपवर्ड मूवमेंट होता है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब ये तो सारी चीजें सर सेम है जो हमने पढ़ी थी वहां डिमांड चैप्टर में। हाँ बेटे बिल्कुल सेम है। अब ये देखो, यहां पर हमने सप्लाई कर्व लिया। अब यहाँ एक पॉइंट ये है, 10 रुपए जब प्राइस थी तो क्वांटिटी सप्लाइड इतनी थी। अब प्राइस बढ़कर 30 रुपीज हो गई है। तो उस केस में हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो गया है? 300 हो गया। तो इस पॉइंट पर से हम इस पॉइंट पर पहुंच गए सेम सप्लाई कर्व में। किसकी वजह से हम यहां पर पहुंचे? प्राइस के बढ़ने की वजह से, और उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी। तो ये वाला पॉइंट निकल के आया, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर पहुंच गए, इस वाले पर। ये क्या चीज हुई? यहां से यहां पर आने को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सप्लाई बढ़ी है। ये अपवर्ड जा रहे हैं कि डाउनवर्ड जा रहे हैं? अपवर्ड जा रहे हैं ना, अपवर्ड को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। क्या हुआ? ये एक्सटेंशन हुआ। इसी का विपरीत भी हो सकता था कि पहले 30 रुपीज प्राइस थी ओरिजिनली, और 30 रुपीज से हमने प्राइस घटा दी, रिड्यूस करके 10 कर दी। क्वांटिटी सप्लाइड 300 से कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो इस पॉइंट से आप कहाँ आ जाओगे? इस पॉइंट की तरफ आ जाओगे। ये कैसा है? डाउनवर्ड मूवमेंट है। मूवमेंट है मतलब सेम डिमांड कर पे है, ठीक है, इसलिए मूवमेंट बोल रहे हैं। वो भी कैसा है? डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना किसी चीज का। तो सप्लाई कम हो गई, किसकी वजह से हुई? प्राइस की वजह से, क्योंकि यहां पर तो रीजन एक ही होता है। क्या रीजन होता है? चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं चेंज इन सप्लाई को। ये हमने देखा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब चेंज इन सप्लाई के केस में क्या होता है? तो बोले शिफ्ट होता है। शिफ्ट दो प्रकार के होते हैं, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड को ही हम फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, जैसे हम यहां से देख रहे हैं, इसके आगे फॉरवर्ड कहो या राइटवर्ड कहो। जैसे ये प्राइस इसमें कांस्टेंट रहती है, रीजन कोई भी हो सकता है अदर देन प्राइस। मतलब यहां पर प्राइस को छोड़कर किसी भी कारण से शिफ्ट हो सकता है। अब 10 रुपए की प्राइस पर हम ये देख रहे हैं सप्लाई कर्व है हमारा। अब यहां से हमारी सेम प्राइस पर हम देखेंगे कोई चीजें हमारे लिए फेवरेबल हो गई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ये हमारी प्राइस है, यहां से यहां आ गया, राइटवर्ड शिफ्ट, अर्थात इसको इंक्रीज इन सप्लाई भी कहेंगे सेम प्राइस पर। क्यों ऐसा हुआ होगा? इसके कई सारे रीजंस है, इसके बाद हम वही देखेंगे कि रीजंस क्या होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के। क्योंकि सर इसमें तो आपने बता दिया प्राइस है, बाकी ये अदर रीजंस तो बताइए। तो बस इसके बाद वही समझेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा रीजन हुआ जिससे आप सप्लाई कम करना चाह रहे हो सेम प्राइस पर, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये रीजंस कौन से होते हैं जिसमें हम सप्लाई को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं? मतलब नया सप्लाई कर्व ले आते हैं, प्राइस वही सेम प्राइस मार्केट में रहने पर 10 रुपए है, तब भी आप प्राइस को बढ़ा दोगे या घटा दोगे? सोच के देखिए क्या होगा। तो पहला रीजन तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान दीजिए हर चीज के बेस में क्या है यहां पर आप देखिएगा कि जो मार्कर को बनाने की मान लीजिए लागत है, भले ही 10 ही रुपए का बिक रहा है, पर पहले अगर बनाने में इसको 8 रुपए लगते थे और अब अगर बनाने में 6 रुपए लगने लग जाएं तो आप ज्यादा बेचना चाहोगे। क्यों? क्योंकि पहले आप 2 रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे क्योंकि 8 का पड़ रहा था, 10 में बिक रहा था, 2 रुपए का डिफरेंस था। अब 6 का पड़ रहा है, कॉस्ट में रिडक्शन आ गया है, तो आप 4 रुपए कमा पा रहे हो तो ज्यादा बेचना चाहोगे ना। तो सारे ऐसे रीजंस जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाए प्रोडक्शन की, उन पर आप सप्लाई को ज्यादा करना चाहोगे सेम प्राइस पर। और सारी ऐसी चीजें जिस पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए, मान लीजिए 9 रुपए का पड़ने लग जाए, तो पहले अगर 2 रुपए कमा पा रहे थे तो अब कितना कमा पा रहे हो? मात्र 1 रुपए। तो अब सेम प्राइस पर आप क्वांटिटी सप्लाइड पहले से कम कर दोगे, बोलोगे कोई ज्यादा फायदा नहीं है मेहनत करने का क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट तो मिल ही नहीं रहा है। आई बात समझ में? इन रीजंस को डिटेल में देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए इनको नोट करिए।
तो आइए, जो इंक्रीज डिक्रीज हमने देखा सप्लाई में जो होता है, शिफ्ट के केस में होता है, प्राइस के अलावा कौन कौन से वो रीजन होते हैं जिसकी वजह से शिफ्ट होता है, अर्थात तो वो रीजंस की तरफ आते हैं। मैंने आपको समझाया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए, यहाँ फॉल ऑफ प्रोडक्शन, फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है कब, जब आपने इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कर ली, अच्छी टेक्नोलॉजी ले आए हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो गया, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है आपका, सेल करोगे, सेल को बढ़ाओगे, एग्जिस्टिंग प्राइस पे बिल्कुल बढ़ाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट की तरफ चले जाएंगे। अब देखिए, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइजेस, मतलब इनपुट जो है आप लगा रहे हो, इनपुट्स की प्राइस में क्या आ गया, रिडक्शन आ गया, प्राइस मतलब रॉ मटेरियल सस्ता आने लग गया, अपने आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, हाँ प्रोड्यूसर हो आप, प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो, बिल्कुल कमाना चाहते हैं, तो सप्लाई बढ़ा दोगे, हाँ सर बढ़ा देंगे, सेम प्राइस पर बढ़ा दोगे, हाँ सर सेम प्राइस पे बढ़ा देंगे। फिर बोला डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड्स, कंपीटिंग गुड्स की प्राइस कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। तो कंपीटिंग गुड्स के केस में क्या होता है ना, हमारा कंपटीशन है, ठीक है, ये हम चाय पत्ती बनाते हैं, दूसरा कॉफी पाउडर बनाता है, हमारा कॉफी वाले से कंपटीशन है, कॉफी वाले ने प्राइस कम कर दी, सोचा हमारी सेल बढ़ जाए, हम यहाँ पर स्टॉक दबाए बैठे हुए थे, बोले ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे, कल को क्या पता प्राइस बढ़ेगी तब करेंगे, और हमने देखा अरे मार्केट में तो वो फैलाते जा रहा है, कहीं हमारे कस्टमर्स उसकी तरफ ना चले जाएं, क्योंकि हमारी सप्लाई अभी कम है, चलो हमारी सप्लाई को बढ़ा दें ताकि कहीं कॉफी मार्केट कैप्चर ना कर ले। तो हमने क्या किया, कंपीटिंग गुड्स की प्राइस बढ़ी ना, कॉफी की प्राइस बढ़ी, हम चाय बना रहे हैं, हमने क्या किया, टी की जो सप्लाई उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड्स, कॉफी सस्ती हुई तो हमने हमारे गुड्स को ज्यादा बेचना चालू कर दिया, कहीं वो मार्केट कैप्चर ना कर ले। फिर अगला पॉइंट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, मान लीजिए प्राइस नहीं बढ़ी, आपकी फर्म ने, एक फर्म ने, दो फर्म ने, किसी ने सप्लाई नहीं बढ़ाई, पर कुछ नई फर्म्स आ गई एग्जिस्टिंग प्राइस पर, वो भी सप्लाई करने को तैयार है और कर रही हैं, तो बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, नई फर्म के केवल आ जाने से क्या हो गया, मार्केट में ओवरऑल टोटल सप्लाई अर्थात मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्यों, फिर आए एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, बोले सर ये कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो ओन कमोडिटी की बात कर रहे हैं सर, उसकी प्राइस में चेंज आने से तो ये होता ही नहीं है इंक्रीज डिक्रीज, उसमें तो मूवमेंट होता है, तो बेटे प्राइस में इंक्रीज नहीं आ रहा है, नियर फ्यूचर में आने की एक्सपेक्टेशन है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का पॉइंट है, किसका पॉइंट है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का पॉइंट है, प्राइस का नहीं, कि फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि प्राइस कम हो जाएगी, तो कल को हमको बेचेंगे तो लॉस होगा, आज के आज बेच दो, कल के लॉस को बचा लो, तो हम क्या करेंगे, आज सप्लाई बढ़ा देंगे, पता है कल को प्राइस कम होनी है, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। फिर फर्म का जो गोल होता है वो अलग अलग होता है, जैसे आपने देखा होगा जोमेटो और स्विगी आए तो शुरू में क्या करते थे, मैक्सिमम डिस्काउंट देते थे, 50% के 50% कैशबैक मिलेगा या 50% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, 100 रुपीज कैशबैक फ्लैट देते थे, उनमें तो उनको लॉस होता होगा। क्यों कर रहे थे सप्लाई इस घटी हुई प्राइस पर भी, क्योंकि उस समय उनका गोल था सेल मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्या गोल था, सेल मैक्सिमाइजेशन। इसी तरीके से आप देखिए एंड ऑफ सीजन सेल आती, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनना, अगर जनवरी के आसपास आप परचेज करना चाह रहे हो तो 26 जनवरी के आसपास आप देखिएगा जितने भी ब्रांडेड गुड्स हैं, ब्रांड और क्लोथिंग की खास तौर पे बात करूं तो उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलता है, किस समय, 26 जनवरी के आसपास, आजमा के देख लेना। तो उस समय क्या होता है, आप डिस्काउंट पे सेल करती कंपनी, 50% का डिस्काउंट दे रही ब्रांडेड गुड्स पर, क्यों ऐसा, उस समय उनका गोल है कि भाई स्टॉक क्लियर करना है, ठीक है, तो वो गोल पे भी डिपेंड करता है, और गोल अगर क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, तो आप क्या करोगे, सप्लाई कम कर दोगे, बोले कम बेचेंगे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो ठीक है, गोल के ऊपर भी डिपेंड करता है, यहाँ गोल वो है। फिर आता है डिक्रीज इन टैक्सेशन, या जीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स ही है, और भी कई प्रकार के टैक्स हो सकते हैं। अगर आपके गुड्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, मतलब आपकी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, लागत कहीं ना कहीं बढ़ रही है ना, वो गुड्स मार्केट में जो बिकेगा उसकी इफेक्टिव जो नेट प्राइस कंज्यूमर को पड़ेगी वो महंगी हो जाएगी। तो अगर ज्यादा कॉस्ट आपको पड़ रही है कहीं ना कहीं टैक्स के बढ़ जाने से गुड्स की, अल्टीमेटली तो कंज्यूमर बियर करेगा, वो बात अलग हो गई, पर अभी तो गुड्स तो महंगा हो रहा है ना, ये 10 रुपए का गुड्स आता था, ठीक है, मार्केट में बिकता था, ठीक है, इसमें 1 रुपए टैक्स लगता था, अब 2 रुपए लगने लग जाएगा तो 11 का बिकेगा, मार्केट में वैसे ही लोग कम खरीदेंगे, आई बात समझ में। तो क्या कह रहा है, डिक्रीज इन टैक्सेशन, इंक्रीज होगा तो लोग कम खरीद, अगर टैक्स कम लगने लग जाए, अब
जो है टैक्स इसमें पहले की बजाय 50 पैसे ही लग रहा हो, पहले 1 रुपये लगता था तो अब आपको और सस्ता पड़ रहा है। कोई भी चीज़ अगर आपको सस्ती पड़ती है तो मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप सप्लाई करना चाहोगे बिल्कुल, तो टैक्स के घटने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। फिर आया है ग्रांट ऑफ सब्सिडी। ग्रांट ऑफ सब्सिडी का मतलब, ग्रांट मतलब होता है अनुदान देना, सब्सिडी मतलब वही एक तरीके से सपोर्ट करते हैं हम फर्म्स को, तो फर्म को सब्सिडी दी जा रही है कि भाई तुम बिजनेस करो, हम तुमको 100 करोड़ रुपए या जो भी यहाँ पर बिजली तुम्हारी माफ कर देंगे या ये सर्विसेज आपको मुफ्त में देंगे। तो इस प्रकार से सब्सिडी दी जाती है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो किसी एरिया को डेवलप करें, लोगों को रोजगार दें। तो ऐसे केस में सब्सिडी मिल रही है ना, तो आपको क्या प्रॉफिट का लेना देना है, वो लोग चलो करो सप्लाई, प्रॉफिट से लेना देना है नहीं, सब्सिडी आ रही है मतलब फायदे की बात हो रही ना, तो करते जाओ सप्लाई, बढ़ाओ बढ़ाओ प्रोडक्शन। तो आई बात समझ में। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप अपोजिट करके लिख दो कि इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी को लिख दो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाए जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, सप्लाई को डिक्रीज कर दोगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस को क्या कर दो, इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस कर दो, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड्स की जगह इंक्रीज इन प्राइस। तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, अपोजिट करके लिख दोगे ना, तो क्या बन जाएंगे, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई बन जाएंगे। मतलब कोई अलग रीजन वहां पर नहीं देखने को मिलेंगे, यही रीजन है, बस ये अपोजिट हो जाते हैं। अभी हमारे लिए फेवरेबल हो रहे हैं तो हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं, बाद में हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे, ये कंडीशंस नहीं रहेंगी, इनकी अपोजिट हो जाएंगी, उस केस में हम क्या करेंगे, सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। तो ये हमने देखा सप्लाई चैप्टर में कि सप्लाई होता क्या है, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड होती है, इसी को हम सप्लाई कहते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, स्पेसिफिक क्वांटिटी जो स्पेसिफिक प्राइस पे ली जाती है। और हमने ये सब शिफ्ट मूवमेंट डिस्कस किया, लॉ ऑफ सप्लाई देखा कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, और प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होती है। ठीक है, फिर इसमें देखा है कि एजम्पशंस क्या क्या है, कि हम ये मान के चलेंगे प्राइस के अलावा बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। इसी चैप्टर का एक और पार्ट आएगा, छोटा सा होगा, 5 से 7 मिनट का मैक्सिमम, उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे, तो वो ज़रूर देखिए अपनी लर्निंग को कंप्लीट करने के लिए। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।